हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय वॉरियर्स। काफ़ी दिनों से आप स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि मैम क्लोज टेस्ट का सीरीज स्टार्ट करिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा क्लोज टेस्ट करवाया है, बट व्हाट आई डिसाइडेड द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद क्लोज टेस्ट। स्टूडेंट्स को क्लोज टेस्ट में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो अब हमें ऐसा करना है ना कि एक क्लोज टेस्ट आपके पास इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक क्लोज टेस्ट आपके पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि देख रही हूँ मैं बच्चों को कि ग्रामर बना ले रहे हैं। हमने वोकैब्स भी काफ़ी किया अच्छा। लास्ट ईयर हमारा रेजोल्यूशन ही था कि वोकैब को स्टूडेंट्स का वोकैब अच्छा कर देना है, तो हमने बहुत सारा वोकैब का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। और इस ईयर का रेजोल्यूशन है कि हमारा क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज अच्छा से हो जाना चाहिए, ताकि आपको मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। इस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर देते हो, ओवरलुक कर देते हो, कास्ट असाइड कर देते हो, नहीं करना चाहते हो क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छे स्टूडेंट्स जिसकी इंग्लिश अच्छी भी होती है ना, उन्हें भी क्लोज टेस्ट में दिक्कत आती है, because the options are very close. Okay, options are very close and you should learn to eliminate the options according to the context. पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए कई बार आपको ऐसा लगेगा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, बट आपको क्लोज टेस्ट में प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखना है। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी स्टूडेंट से कि क्लोज टेस्ट में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, परसिवियरेंस रखना है, तुरंत सरेंडर नहीं करना है। शुरू में अगर 2-3 नंबर भी आ गया है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लगे रहना, वो इम्प्रूव हो जाएगा। काफ़ी के मैसेजेस आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं और वो थैंक्स बोलते हैं कि मैम क्लोज टेस्ट में शुरू में बहुत डर लगता था, लेकिन लगातार हम 1-2-3 महीने से आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब 90% करेक्ट हो जाता है। तो सबका हो जाएगा, बट लगे रहना। आप लोग तुरंत सरेंडर कर देते हो। कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, पेशेंस, ये रखना है, क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा। और क्लोज टेस्ट से भाग नहीं सकते हो। मेंस में 30 मार्क्स, 25-30 मार्क्स का आता है, स्टेनो में आता है, सीडीएस में आता है, एनडीए में आता है, सब एग्जाम्स में आता है, बैंकिंग में आता है, तो भागना नहीं है क्लोज टेस्ट का। ठीक है, चलो क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और क्लोज टेस्ट पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्टली वर्ड्स को फिल करना नहीं शुरू कर देना है। आपको क्या करना है, एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार आप पूरा क्लोज टेस्ट को पढ़ोगे ना, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि किस बारे में है। और कभी कभी आंसर्स ना, आपको आंसर्स इसी के बीच बीच में मिल जाता है। फर्स्ट का आंसर आपको लास्ट के लाइंस में मिल जाएगा, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलो एक बार साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार साथ में पढ़ लेते हैं ब्लैंक्स के साथ। इंडिया इज़ अ वेरी डैश कंट्री। इंडिया इज़ अ वेरी डैश कंट्री। ठीक है, नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन, अपने रीति रिवाज के लिए, अपने रिलीजन के लिए और अपने जोग्राफिकल फीचर्स के लिए इंडिया जाना जाता है डैश टाइम। ठीक है, तो ऊपर वाला 2 लाइन तो हमारा पॉजिटिव गया, इंडिया को जाना जाता है कुछ अच्छे चीज के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, एक तो इंडिया इस चीज के लिए भी जाना जाता है, ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो पॉपुलर। ऑल्सो लगा है, इंडिया इस चीज के लिए भी पॉपुलर है, इंडिया इस चीज के लिए भी फेमस है, पॉपुलर है। पहले तो इंडिया पॉपुलर है अपने रीति रिवाज, अपने जोग्राफिकल फीचर्स, रिलीजन को लेके, और इंडिया एक और चीज के लिए फेमस है। वो क्या चीज के लिए? शॉविनिस्ट नेशन। अभी हम लोग, मैं बताऊंगी शॉविनिस्ट किसको बोलते हैं। टुडे वुमेन इन इंडिया आर गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। हाउएवर, हालांकि हाउएवर आ गया, और हाउएवर वाले सेंटेंस में एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा तो दूसरा पार्ट नेगेटिव। जैसे उसने कड़ी मेहनत की, हाउएवर ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। कड़ी मेहनत की बट फिर भी अच्छे नंबर नहीं मिले। तो देखो, टुडे इंडिया के वुमेन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। हाउएवर, अब कुछ नेगेटिव आएगा, पहले कुछ पॉजिटिव था ना, तो अब कुछ नेगेटिव आएगा। हाउएवर इट वॉज नॉट द सेम ऑलवेज। ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले सेम नहीं हुआ करता था। ये सेम किसके लिए? प्रायोरिटी के लिए। पहले इंडियन वुमेन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था जितना अभी दिया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। दे वर ट्रीटेड, वर है, वर मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, जब वुमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। अभी तो वुमेन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट है। ये दे किसके लिए है? वुमेन वे डैश ट्रीटेड इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये शुरू की बात हो रही है, पहले की। वुमेन को डैश तरह से ट्रीट किया जाता था। दे वर लिमिटेड ओनली टू द हाउस होल्ड। वुमेन का पोजिशन, वुमेन का काम लिमिटेड था, सीमित था। क्या चीज़ के लिए सीमित था? फैमिली तक ही सीमित था। फैमिली को देखना, घर का रोज का काम करना, एंड टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम एंड फैमिली मेम्बर्स। तो वुमेन का काम इतने तक ही लिमिटेड था। बट अब तो वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, अब तो वुमेन ऑफिसर्स एंड ऑल दे हैव मेड देयर मार्क, हर जगह अपनी पहचान बना लिया वुमेन ने। दे वर टोटली अनअवेयर। तो इस तीनों लाइन में ना वुमेन के बारे में नेगेटिव बोला है, और पहले की बात हो रही है, वर लगा है ना। दे वर केप्ट टोटली अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स।
वुमेन को अपने अधिकारों के बारे में अनअवेयर रखा जाता था एंड ओन डेवलपमेंट। पीपल ऑफ इंडिया यूज टू कॉल दिस कंट्री, इंडिया के लोग अपनी कंट्री को भारत माता बुलाते थे, बट हाउएवर नेवर रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ इट। भारत माता तो बुला रहे हैं बट भारत माता का मीनिंग भी वो नहीं रियलाइज कर रहे थे। भारत माता मीन्स अ डैश ऑफ एवरी इंडियन whom we have to dash and care for always, whom we have to केयर करना और यहाँ पे डैश करना, पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट, वुमेन बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूट पावर ऑफ द कंट्री। सो वुमेन पावर है हमारे कंट्री में। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस कंट्री पावरफुल, वुमेन एम्पावरमेंट इज डैश। तो पूरे पैसेज में आपने देखा है वुमेन के बारे में बताया है। वुमेन का प्रेजेंट पोजीशन तो अच्छा है, वुमेन को प्रायोरिटी दी जाती है, बट पास्ट से कंपेयर किया जा रहा है कि सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता था। वुमेन को का काम क्या था? फैमिली मेंबर्स को की देखभाल करना, लुक आफ्टर करना। फिर आगे इन्होंने थोड़ा सा सजेशन भी दिया, सिंस वुमेन हमारे कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है, तो वुमेन को कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट डैश। चलो अब स्टार्ट करते। इंडिया इज अ वेरी डैश कंट्री। हार्श तो नहीं होगा, हार्श का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, हार्श का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा। हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, क्योंकि इंडिया को अच्छे चीज़ के लिए जाना जा रहा है ना, पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो ये तो हट गया। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जैसे इंग्लिश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंग्लिश प्लेज अ क्रूशियल रोल, पिविटल रोल, इंस्ट्रूमेंटल रोल, ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल। और सिग्निफिकेंट का मतलब भी है इंपॉर्टेंट, दोनों का मतलब इंपॉर्टेंट, दोनों का मतलब सेम है। तो आप बोलोगे मैम इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, आप क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि पैसेज में ना इंपॉर्टेंट का सेंस जा ही नहीं रहा है। अगर इंपॉर्टेंट, अगर सिग्निफिकेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट और क्रूशियल का मतलब भी इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट का सेंस भी नहीं जा रहा है और दोनों का मतलब भी सेम है। और आगे जाके पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लगा है पॉपुलर, इंडिया इस चीज़ के लिए भी पॉपुलर है, ठीक है, इंडिया इस चीज़ के लिए भी पॉपुलर है। इसका मतलब है इंडिया किसी और चीज़ के लिए पॉपुलर है, पहले बोला होगा इंडिया पॉपुलर है अपने कल्चर सिविलाइजेशन को लेके, और इंडिया इस चीज़ के लिए भी पॉपुलर है, तो पॉपुलर का ही सेम वर्ड आ गया है, फेमस। तो इंडिया इज़ अ वेरी फेमस कंट्री, नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड ऑल, ठीक है, इंडिया इज़ अ वेरी फेमस कंट्री। आगे भी जाके इन्होंने पॉपुलर, क्योंकि भी पॉपुलर है, ठीक है, इंडिया इज़ पॉपुलर फॉर दिस एंड जोग्राफिकल फीचर्स फ्रॉम द डैश टाइम। चलो बताओ, फ्रॉम द डैश टाइम इंडिया पॉपुलर है, फ्रॉम डैश टाइम, सदियों से, फ्रॉम द रियल टाइम तो नहीं होगा, मॉडर्न टाइम में नहीं है। मॉडर्न टाइम में तो अभी भी पॉपुलर है, तब से लेकर प्राचीन समय से लेकर अब तक इंडिया पॉपुलर। एंशियंट टाइम, एंशियंट, ठीक है, फ्रॉम द एंशियंट टाइम, इमेजिनेटिव भी नहीं होगा, काल्पनिक भी नहीं होगा, रियल मॉडर्न नहीं होगा, इंडिया एंशियंट टाइम से पॉपुलर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टुडे, on the other hand, it is also popular as a dash nation, एक मिनट, इंडिया इज पॉपुलर एज अ डैश नेशन, डैश शॉविनिस्ट नेशन। सबसे पहले अडल्ट तो नहीं होगा, अडल्ट तो हटा दोगे, अडल्ट हटा दोगे, क्योंकि यहाँ पे अ लगा है ना, अडल्ट के साथ एन होता तो हम अडल्ट लगा भी सकते थे, और अडल्ट का सेंस भी नहीं जा रहा, और इंडिया इज पॉपुलर एज अ चाइल्ड नेशन भी नहीं हो। और आपके दिमाग में आ रहा होगा फीमेल नेशन या, अच्छा कौन सा है, थर्ड वाला है ना, हाँ, फीमेल नेशन या मेल शॉविनिस्ट नेशन। देखो, एक इसको शॉविनिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, शॉविनिस्ट पढ़ते हैं, फीमेल शॉविनिस्ट कोई वर्ड होता ही नहीं है, मेल शॉविनिस्ट वर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान नेशन है इंडिया, ठीक है, इसीलिए तो वुमेन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो फीमेल शॉविनिस्ट कोई वर्ड बना ही नहीं है, ये वर्ड बना ही है मेल के साथ। जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बोलते हो ना, वैसे ही मेल शॉविनिस्ट नेशन होता है, पुरुष प्रधान, पुरुष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो, इंडिया को मेल शॉविनिस्ट नेशन के नाम में भी जाना जाता है। टुडे वुमेन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, बट पहले इंडिया वुमेन की ऐसी हालत नहीं थी, दे वर डैश ट्रीटेड, वुमेन को अच्छे तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे आंसर कुछ नेगेटिव आएगा ना,
कुछ नेगेटिव आएगा। ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे, लार्जली भी नहीं होगा, हाईली भी नहीं होगा, बैडली। पहले वुमेन को बैडली ट्रीट किया जाता था, ओके, दे वर बैडली ट्रीटेड इन द फैमिली एंड द सोसाइटी। नेक्स्ट, they were badly treated in the family and society. They were limited only to the household. उनका काम सिर्फ घर का रोज का काम होता, और घर के रोज के काम को ना हाउस होल्ड सिचुएशन नहीं होता है। ये वर्ड याद रखना, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब है कुछ नया करना। नोव वर्ड है ना, नोव का मतलब ही होता है कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करना। तो वुमेन को रोज के हाउस होल्ड कोर्स किए जाते थे। हाउस होल्ड कोर्स का मतलब क्या है? रोज के घरेलू काम, डोमेस्टिक वर्क, जो वुमेन का काम होता है, उसको रोज का जो कॉमन काम होता है, मोनोटोनस, जो घर की साफ सफाई, खाना बनाना एंड ऑल, तो वहां तक रखा जाता है। ये वर्ड याद करना, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कोर्स या हाउस होल्ड कोर्स। और टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम एंड फैमिली मेंबर्स, दे वर केप्ट अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ओन डेवलपमेंट। पीपल ऑफ इंडिया वुमेन को भारत माता तो बोलते थे, हाउएवर नेवर रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ इट। भारत माता मीन्स अ डैश, सिंस यहाँ माता है, भारत माता है, तो माता है तो डॉटर नहीं होगा ना, फादर नहीं होगा। भारत माता का मतलब क्या है? मदर। भारत माता मीन्स अ मदर, ओके। पीपल ऑफ इंडिया भारत माता बुलाते थे, हाउएवर नेवर रियलाइज किया भारत माता मीन्स अ मदर ऑफ एवरी नेशन, ठीक है, मदर ऑफ एवरी नेशन, एवरी मदर ऑफ एवरी इंडियन whom we have to dash। अपने भारत माता को क्या करना है? मैंने बोला था ना, केयर करना है, केयर करना है, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना। किल नहीं करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है। रिवाइव का मतलब होता है रिकवर, रिकवर करना, किसी चीज में पुनः जान डाल देना। तो आपको भारत माता को सेव करना है, whom we have to save, भारत माता को बचा के और उसकी केयर करना है फॉर ऑलवेज, ऑलवेज। वी हैव टू, रिवाइव नहीं होगा, वी हैव टू सेव एंड केयर फॉर ऑलवेज। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट डैश पावर, वुमेन डैश पावर ऑफ द नेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, पावर क्या है? वुमेन सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूट वर्ब है, ठीक है, और ये जो पावर है ना, ये नाउन है। कैसा पावर? और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, एडजेक्टिव चाहिए, नो एडजेक्टिव चाहिए। हाँ, तो नन तो बिल्कुल हटा, नन हट जाएगा, नन पावर नहीं होगा। वुमेन कोई नन पावर नहीं बनाते। वैसे नन एडजेक्टिव भी होता है, नन प्रोनाउन भी होता है। हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि वुमेन हमारे कंट्री में वुमेन का एक खास पावर है, वुमेन की संख्या भी है। वुमेन का नो पावर नहीं है, नन पावर नहीं है, नील पावर भी नहीं है, हाफ पावर, हाफ। और आगे जाके सेंटेंस तो यही बोल रहे हैं ना कि वुमेन का भी इंडिया में पावर है, तभी तो वुमेन को वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर नो पावर होता, नील पावर होता, नन पावर होता, तो फिर हमें वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्या होती है? आधा कंट्री हाफ वुमेन ही है। तो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ पावर, women constitute half power of the country. So in order to make this dash a fully powerful country, so in order to make क्या, in order to make the state, in order to make the city, कॉन्टिनेंट की तो बात नहीं हो रही है, कॉन्टिनेंट की बात ही नहीं हो रही, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हटा, ये भी हटा। सिटी की भी बात नहीं कर रहे, ये भी हटा। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस कंट्री, स्टेट नहीं होगा, ठीक हो। कई बार आप देखोगे ना पॉलिटिकल साइंस में, कई बार आप देखोगे कि स्टेट को भी वो कंट्री मान लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे वैसे यूज़ करते हैं। कभी कभी हम स्टेट को भी कंट्री मान लेते हैं, लेकिन यहाँ स्टेट और कंट्री दोनों है। तो यहाँ तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस तो वो सब पढ़ नहीं रहे। पॉलिटिकल साइंस में दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेट को भी कंट्री मान लेते हैं, बट यहाँ पे स्टेट राज्य है और कंट्री दोनों है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंट्री की। सो इस कंट्री को फुल्ली पावरफुल कंट्री बनाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी डैश, वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी, बताना क्या होगा? वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, रेयर नहीं होगा, इज वेरी रेयर नहीं होगा। रेयर का मतलब तो बहुत कम, वुमेन को डिस्टर्बिंग नहीं है, लिमिटेड नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी। ये आपके रिसेंट किसी एग्जाम का आया हुआ एक क्लोज टेस्ट है। तो व्हाट आई मीन टू से, कॉन्टेक्स्ट को देख के आपको क्लोज टेस्ट बनाना है, ठीक है। चलो एक क्लोज टेस्ट हो गया, एक और कर लेते, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते। पहले हम लोग साथ में सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सिंस ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती पढ़ने का।
साथ में पढ़ लेते हैं। एंगर इज द मोस्ट डेंजरस, शुरू में ही पता चल गया। एंगर, एंगर का मतलब है गुस्सा, गुस्सा बहुत डेंजरस है, डैश है, डैश है। एज वी लूज कंट्रोल ऑफ, गुस्से में हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। ओके, जब हम गुस्से के ग्रिप में होते हैं, ग्रिप का मतलब होता है क्लच, चुंगल, पकड़ में रहते हैं तो हम अपना कंट्रोल खो देते हैं जब हमें गुस्सा आता है। द डैश ऑफ सच बिहेवियर, सच बिहेवियर मतलब अपना कंट्रोल खो देना गुस्से की वजह से, कैन बी सीवियर, सीवियर नेगेटिव सेंस में, सीवियर का मतलब है बहुत सीरियस, सीरियस। द डैश, ऐसे बिहेवियर जब आप अपना कंट्रोल खो देते हो तो इसका डैश बहुत सीरियस हो सकता है। द फर्स्ट डैश ऑफ एंगर इज डैश, हार्श वर्ड्स में डैश द अदर पर्सन डीपली, ठीक है, हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द बोलोगे तो दूसरा पर्सन डीपली डैश होगा। पूरा इन्होंने गुस्सा का नेगेटिव पहलू ही बताया है। मेनी रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड डैश बिकॉज ऑफ एंगर विच मे कॉज डैश एंड हेट्रेड। व्हाट आर वी डैश फ्रॉम एंगर, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर वी डैश फ्रॉम एंगर, देन इट कैन डिस्टर्ब दिस एंगर, गुस्सा कैन डिस्टर्ब द पीपल डैश यू, एंगर में बिकम योर बिगेस्ट वीकनेस, हो सकता है कभी कभी गुस्सा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। एंड यू मे बी डैश अदर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, और गुस्से की वजह से ही ना दूसरे लोग आपका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरा गुस्सा के बारे में बताया है, गुस्सा का नेगेटिव पहलू। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, एंगर इज द मोस्ट डेंजरस डैश। एंगर कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है, एंगर कोई तथ्य नहीं है, एंगर एक इमोशन है, ठीक है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, भ्रम, इमेजिनेशन, भ्रम। एंगर इज द ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, एंगर एक इमोशन है, एक फीलिंग है, गुस्से वाली फीलिंग। जैसे खुशी की इमोशन होता है, खुशी वाला इमोशंस होता है, सॉरो वाला होता है, तो गुस्सा भी एक इमोशन है एंड बहुत डेंजरस इमोशन है। क्यों? एज वी लूज, यहाँ पे एज मतलब बिकॉज के सेंस में है, बिकॉज वी लूज कंट्रोल ऑफ डैश, हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। हमारे बारे में बात हो रही है ना, वी के बारे में बात हो रही है, तो वी का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, वी लूज कंट्रोल ऑफ आर सेल्स, ठीक है। व्हेन इन इट्स ग्रिप, जब हम गुस्से के ग्रिप में होते हैं, चुंगल में होते हैं, गुस्से में होते हैं तो हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। द डैश ऑफ सच बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जब हमें गुस्सा आता है तो उसके डैश बहुत सीरियस होते हैं। उसके क्या, उसके रूट्स, आपके बिहेवियर का रूट्स नहीं है, उसके परिणाम, उसका बिगिनिंग भी नहीं है, उसका सोर्स भी नहीं है, उसका कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम। गुस्सा का परिणाम बहुत सीरियस होता है। द फर्स्ट डैश ऑफ एंगर, द फर्स्ट, अभी तो इन्होंने कॉन्सिक्वेंस की बात की है ना, यहाँ पे मैंने कॉन्सिक्वेंस की बात की है। इसका जो कॉन्सिक्वेंस है गुस्सा का बहुत सीरियस हो सकता है। और इन्होंने परिणाम में पहला परिणाम बताया है द फर्स्ट डैश, द फर्स्ट ओरिजिन भी नहीं होगा। सिंस यहाँ पे आपने रिजल्ट की बात की है ना, तो आप क्या लगाओगे, रिजल्ट लगाओगे, आउटकम। रिजल्ट का ही दूसरा, कॉन्सिक्वेंस का ही सिनोनिम्स है आउटकम्स, क्योंकि इसके पहले इन्होंने आउटकम की बात की है। तो द फर्स्ट आउटकम ऑफ सच बिहेवियर इज डैश। गुस्सा का सबसे पहला रिजल्ट क्या होता है कि हम हार्श वर्ड दूसरे को बोलने लगते हैं। सीक्वल नहीं होगा, सीक्वल तो जैसे किसी मूवी का पार्ट 1 पार्ट 2 बनता है ना, सीक्वल है वो है, ये नहीं होगा, और कंक्लूजन भी नहीं होगा, ठीक है। द फर्स्ट आउटकम ऑफ एंगर इज डैट, हमारे दिमाग से हार्श वर्ड्स निकलता है, ओके। मे डैश द अदर पर्सन, अगर आप हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द, वेरी सीवियर स्ट्रिक्ट वर्ड्स, कठोर रिजिड शब्द लिखा लोगे तो इससे दूसरे को क्या करोगे, डीपली इंटरेस्ट करोगे ना, टच करोगे, टच करना दिल को छू लेना, इन्वॉल्व भी नहीं करोगे, अफेक्ट होगा। अफेक्ट मतलब होता है किसी चीज का दुष्परिणाम, बैड इफेक्ट। तो हार्श वर्ड्स में अफेक्ट द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को वो अफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं करेगा, ओके, अफेक्ट करेगा। मेनी रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड, और आगे जाके देखो, वही मैंने बोला ना, कभी कभी आप आगे पढ़ते जाओगे तो आंसर मिलते जाएगा। देखो, मेनी रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होता है, दुष्परिणाम प्रभावित होता है, अफेक्टेड लिखा है, इसीलिए मैंने अफेक्टेड वर्ड चुना है। मेनी रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड डैश, गुस्सा के वजह से रिलेशनशिप्स कैसे अफेक्टेड होगा, मतलब बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से, स्पार्सली नहीं होगा। स्पार्स का मतलब होता है बहुत कम, वेरी लिटिल, ओके, वेरी लिटिल, बहुत कम। तो गुस्सा की वजह से रिलेशनशिप कम इफेक्टेड नहीं होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा। और फियरलेसली का मतलब है, फियरलेस होना मतलब निडर होना, ओके, बोल्डली, फियरलेसली मतलब बोल्डली,
बिना डर के, तो ये भी तो नहीं होगा। प्रेशियसली का मतलब है बहुमूल्य, ये भी नहीं होगा। ओनली होगा। कुछ रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ एंगर। कुछ रिलेशनशिप्स ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ एंगर की वजह से ना कुछ रिलेशनशिप्स अफेक्टेड हो जाता है, विच में कॉज डैश एंड हेट्रेड। और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में गुस्से की वजह से बैडली अफेक्टेड हो जाता है, और जिस वजह से नफरत और डैश कॉज होता है। बताइए, विच कैन कॉज, नेगेटिव जाएगा ना, गुस्से की वजह से नफरत, और क्या होगा, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है, कॉर्डियलिटी मतलब, कॉर्डियल होना मतलब बहुत फ्रेंडली होना, मिलनसार होना। गुस्से की वजह से फ्रेंडलीनेस तो नहीं आएगा, एग्रीमेंट भी नहीं आएगा, कंटिन्यूएशन भी नहीं आएगा। गुस्से की वजह से रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब क्या होता है, आपने रिफ्ट वैली पढ़ा होगा। रिफ्ट का मतलब है दरार। ओके, दो लोगों के बीच में दरार पड़ गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, तो गुस्से की वजह से दरार और नफरत पैदा होता है। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर वी डैश फ्रॉम एंगर। हम अक्सर गुस्सा होते हैं, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा और आंसर भी दिया, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट आर वी गेनिंग। गेनिंग का मतलब आखिर हमें गुस्से से हासिल क्या हो रहा है, नथिंग, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। व्हाट आर वी सोर्सिंग नहीं होगा, किसी चीज़ का स्रोत नहीं है। व्हाट आर बी कलेक्टिंग, हम गुस्से से कुछ कलेक्ट नहीं कर रहे, हम क्या हासिल कर रहे हैं। व्हाट आर बी गेनिंग, जब आपको पता है कि आपके लिए गुस्से से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो व्हाई आर यू एंग्री, नथिंग। एनलिस्ट नहीं होगा, एनलिस्ट करना, एनरोल करना, लिस्ट में शामिल करना, एनरोलिंग। तो व्हाट आर वी गेनिंग फ्रॉम एंगर। फिर उन्होंने आंसर भी दिया है, आंसर भी दिया है कि नथिंग, बस गुस्सा हमें सिर्फ डिस्टर्ब ही कर सकता है, हमारे अगल बगल के लोगों को। इट कैन डिस्टर्ब द पीपल, अबव यू तो नहीं होगा, ओवर यू भी नहीं होगा। इट कैन, जो आपके अगल बगल के लोग हैं, अराउंड यू, ठीक है। एनकम्पास करना मतलब है घेरना, किसी चीज से सराउंड करना। तो बस ये तो नॉर्मल सेंस में हो रही है, जो आपके अगल बगल के लोग हैं ना, बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करता है गुस्सा। तो बेटर है कि गुस्सा मत हो। एंगर में बिकम योर बिगेस्ट वीकनेस, ठीक है। एंड यू मे बी, एंगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। एंड यू मे बी डैश अदर्स, और एंगर के वजह से ना आप मौका दे रहे हो सामने वाला को कि वो आपका फायदा उठाए। आप प्रोहिबिट नहीं कर रहे हो, प्रोहिबिट का मतलब तो रोकना होता है, प्रतिबंधित करना, बैन लगा दे। आप लोगों को रोक नहीं रहे हो, आप तो मौका दे रहे हो कि वो आपका फायदा उठाए। स्टॉपिंग भी नहीं होगा, प्रोहिबिट और स्टॉपिंग का दोनों का सेम मतलब। यू मे बी फोर्सिंग अदर्स, और आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे, यू डोंट फोर्स फॉर एडवांटेज। जब भी आपको लगे कि आप लोगों को मजबूर कर रहे हो, आप किसी को मजबूर नहीं कर रहे हो, अपने गुस्सा की वजह से तो इजीली उसको मौका दे रहे हो, तो यू डोंट फोर्स फॉर एडवांटेज, यू अलाउ एडवांटेज। आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो आपका फायदा उठाए, ठीक है, आप फोर्स नहीं कर रहे, ठीक है। तो वी हैव डन 2 क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट रुकेगा नहीं, क्लोज टेस्ट आपके पास जाता रहेगा, PQRS भी जाता रहेगा, पैसेज भी जाते रहेगा। बट एक बार जब आपके पास ये क्लोज टेस्ट पहुंचे तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताना ज़रूर कि क्लोज टेस्ट कैसा है और क्या क्या आपके सजेशंस है। अगर क्लोज टेस्ट अच्छे लगे, अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप देना अपने एडुकेटर को। टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कैसे दोगे, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देख के कि मैम दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल सेशन, और भी इसको कैसे अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार अपना फीडबैक ज़रूर देना, सो दैट ये सेशन कंटिन्यू रहे। और थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिस बैच के बारे में बता देती हूँ, नॉट प्रैक्टिस बैच, ओके। क्लोज टेस्ट इंप्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खास करके जो स्ट्रैटेजी में फोकस ही किया था क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज पे। फाउंडेशन बैच नया शुरू हो रहा है 16 जून से, अनअकैडमी पे है ये। अनअकैडमी पे अभी तो मैं सारे बैचेस अनअकैडमी पे ही ले रही हूँ। 16 जून से आपका एक नया बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन है, प्री प्लस मेंस का बैच है। टाइमिंग इज 3:30 to 5, ओके। मंडे से फ्राइडे का बैच है ये, और सारे इसमें स्पॉटिंग एरर्स वगैरह होंगे ही। और समुद्र मंथन का बैच शुरू हो गया है, ठीक है। समुद्र मंथन बैच वो कैब का बैच है, जहाँ पे मैं वो कैब, जैसे मैंने उसका कुछ वीडियोस भी डाला था आपका, जहाँ पे मैं वो कैब को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को इडियम फ्रेजेस से जोड़कर पढ़ा रही हूँ। तो ये वो कैब का बैच, एक वो कैब का बैच स्टार्ट हो चुका है। 16 तारीख से प्री प्लस मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, और 23 जून से क्लोज टेस्ट का, एक्सक्लूसिवली 23 जून से क्लोज टेस्ट का, PQRS का और पैसेज का भी एक नया बैच आ रहा है। स्पॉटिंग एरर का भी एक बैच चल रहा है, इंडिविजुअल टॉपिक। पहले तो हम टॉपिक वाइज स्पॉटिंग एरर्स करेंगे, उसके बाद हम मिसलेनियस करेंगे, मिक्स्ड वाला करेंगे। तो इतने सारे बैचेस हैं, और इतने सारे बैचेस में आपको एडमिशन लेने के लिए
बस आपको क्या करना है, ये कोड यूज़ करना है, ठीक है, ये कोड यूज़ करना है रानी 10। ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और 1 साल की आपकी फ़ी 5800 हो जाएगी। और 5800 में मेरे आपको 5-6 बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है, 5-6 बैचेस मिल जाएंगे, सब इंडिविजुअल, ओके, सब स्पेशलाइज बैचेस है। क्लोज टेस्ट का अलग, स्पॉटिंग एरर्स का अलग, वो कैप का अलग, ओके। और 1 ईयर तो आपको लेना ही है, बट जो बिगनर्स है वो 2 ईयर लेंगे, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे फ़ोन करिएगा 9540809387 या 7627039884। ये मेरे टेक्निकल टीम का नंबर है और ये आपको हेल्प करेंगे एडमिशन लेने में, ओके। तो चलो सेशन को एंड करते हैं। और आज ही आपके पास वीडियोस जाता है। आज कौन सा डेट है, आज 9th है ना, 9th है। आजकल जब भी वीडियो जाए, लेकिन आज 9th को अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास पे आज हम कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज आप शाम को 5:30 बजे फ्री है आपके लिए, शाम को 5:30 बजे। अब एक बार और बता देती हूँ, आज आपके 2 क्लासेस होने वाले हैं, फ्री है। जब फ्री है तो आपको इसका फायदा उठाना है। आज आपके फ्री 2 क्लास होने वाले हैं। एक अनअकैडमी यूट्यूब पे भी आज क्लास है, ठीक है, अनअकैडमी यूट्यूब पे 1 से 2 क्लास है, जिसमें मैं ईडीएम्स का क्लास करवाऊंगी। आज ईडीएम्स लूंगी, ईडीएम्स। और आज शाम में भी अनअकैडमी के स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास भी आप जुड़ सकते हो, 5:30 बजे से, ठीक है, 5:30 बजे से सम ऑसम क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना, क्योंकि लाइव के अलावा आपके पास बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी जाएंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियोस आप तक पहुंचे तो उसके लिए आपको पास नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए ना रिकॉर्डेड वीडियोस का, तो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना। और वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से भी जुड़ना है, क्योंकि सारे जो टेस्ट होते हैं, संडे को जो ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है रात में 8 बजे इंग्लिश का, वो सब आप दे पाओ। वहाँ सारा स्पेशल क्लास का जितने भी फ्री बैचेस है सबका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो सारे इन्फॉर्मेशन के लिए इंग्लिश विद रानी मैम टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।